नमस्कार, यो मनी में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। नए वक्त पर हम एक बार फिर हाजिर हैं आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए, आपको अपने निवेश पर सटीक सलाह देने के लिए, ताकि आप अपने निवेश से पूरा फ़ायदा उठा पाएं। और आज हम लेंगे आपके ढेर सारे सवाल और उन सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं अपना पैसा.com के CEO हर्षवर्धन रुंगटा जी। हर्ष जी, आपका बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपको रूप चौदस की बधाई दूं, क्योंकि ये जो आज का दिन है दिवाली के एक दिन पहले वाला, ये रूप निखारने का दिन माना जाता है, तो बहुत बहुत बधाई आपको भी। आपका तो रूप निखर भी रहा है। चलिए, तो अब हम लोगों की फाइनेंशियल प्लानिंग को भी हम यहाँ निखार दें। पहला सवाल लेते हैं यहाँ पर मिस्टर चंद्रशेखर का, जो अपने निवेश पर सलाह चाहते हैं। चंद्रशेखर जी नमस्कार, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते सर, मेरा नाम हेलो हाँ जी सर से बोल रहा हूँ। मेरा नाम चंद्रशेखर है। सर, मैंने रिलायंस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया था, तो पूछना चाहता था कि लॉन्ग टर्म के लिए सही है कि नहीं। जी जरूर, यहाँ पर आपके लिए चंद्रशेखर साहब सलाह लेते हैं। आपका पोर्टफोलियो आपने बताया रिलायंस अपॉर्चुनिटी फंड में 2000 रुपए, रिलायंस टेक सेवर फंड में 2000 रुपए। आप चाहते हैं कि कैसे हैं भविष्य में, किस तरह का इनसे रिटर्न मिल सकता है, और भी सलाह देंगे हम आपको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं इसे। हर्ष जी, इनके लिए क्या सलाह होगी? सो चंद्रशेखर जी, आप ये पैसा इन्वेस्ट क्यों कर रहे हैं, कब चाहिए आपको, किस पर्पस के लिए चाहिए, कुछ बता पाएंगे? सर, मैंने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया, जैसे 2-3 साल की, मुझे मतलब प्रॉफिट के पर्पस से। तो आई थिंक चंद्रशेखर जी, ये लॉन्ग टर्म जो है ये कि बड़ा ही अजब जानवर होता है। किसी के लिए लॉन्ग टर्म साल भर होता है, किसी के लिए 2-3 साल होता है, किसी के लिए 10 साल होता है। अगर एक्चुअली एक ले इन्वेस्टर के लिए अगर आपको इक्विटीज से प्रॉफिट करना है और लॉन्ग टर्म उसका डेफिनेशन 10 साल होता है, अगर आप 10 साल तक कंटिन्यूसली सिस्टमैटिकली इन्वेस्ट करेंगे, तो ये अगर पुरानी हिस्ट्री हम उठा के देखें तो क्लियरली मिनिमम 10 साल की सिप में कम से कम 9% का रिटर्न मिला है, अगर निफ्टी में सिप किया हो आपने तो। और एवरेज रिटर्न 10 साल का करीबन 10 साल की सिप का करीबन 17% रहा है, लेकिन 10 साल के सिप में। और ये जो 2-3 साल की बात कर रहे हैं, इसमें कई दफ़ा ऐसे ओकेजन्स हुए होंगे जब आपने 3 साल तक सिप किया और फ़ायदा होने के बजाय नुकसान हुआ हो। तो अपना नज़रिया बदलिए, और नज़रिया बदलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक पर्टिकुलर गोल के लिए इन्वेस्ट करिए। जिस चीज़ के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी क्या वैल्यू है, उसके हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसको बीच में नहीं तोड़ेंगे। तो ये मुझे आपको बताना है कि एक फिनेंशियल प्लानर से आप सलाह लीजिए, किस पर्पस के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो नक्की करिए, और फिर उस पर्पस के हिसाब से ये डिसाइड करिए कि इक्विटी म्यूचुअल फंड में कितना करेंगे, डेट में कितना करेंगे। तो वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डिसीजन है। स्पेसिफिक फंड इक्विटी के अंदर कौन सा है वो शायद इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। वैसे जो 2 फंड्स आपने कहा है, रिलायंस इक्विटी अपॉर्चुनिटी है या रिलायंस टैक्स सेवर है, दोनों अच्छे फंड्स हैं, लेकिन विद इन ये जो दायरा मैंने आपको बताया, लंबा नज़रिया, एक पर्टिकुलर ध्येय को ध्यान में रखते हुए नज़रिया बनाएं, तो आपको सक्सेस मिलेगी। राइट। तो चंद्रशेखर साहब, लक्ष्य जरूर बना ले, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आपके पास एक लक्ष्य हो, एक टाइम फ्रेम हो, उसके अंदर फिर आप अपने पोर्टफोलियो को डिजाइन करेंगे अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से। बहरहाल ये सलाह आपके लिए हुई, आगे भी आप हमें और सलाह के लिए लिख सकते हैं। लेकिन अब हमारे साथ हैं फोन लाइन पर कमल अजमेरा साहब, जो अपना सवाल पूछना चाहते हैं। कमल जी, गुड इवनिंग, और पूछिए आपका क्या सवाल है। हाँ सर, नमस्ते, मैं कमल बोल रहा हूँ। नमस्कार। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं SIP के थ्रू 4 कंपनीज में 10,000 इन्वेस्ट कर रहा हूँ। ओके। उसमें HDFC टॉप 200 है, टैक्स सेवर है, रिलायंस ग्रोथ फंड है, राइट, और रिलायंस टैक्स सेवर है। ओके। और मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि मैं LIC का मेरे मतलब अराउंड 3,500 भी इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन वो बहुत पुराना है पॉलिसीज, मनी बैक वगैरह। राइट। तो मेरे को अभी वो स्टॉप करना है। ओके। तो उस पे आपको सलाह चाहिए।
हाँ, उसके लिए करना है। प्लस आपने ये भी पूछा है कि आप अपनी माँ को भी शामिल करना चाहते हैं मेडिक्लेम कवरेज में, और बाकी पोर्टफोलियो के ऊपर। जी, आपके सारे सवालों के जवाब देते हैं यहाँ पर। तो हर्ष जी, 2-3 तरह के इन्होंने सवाल पूछे हैं पोर्टफोलियो पर, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी पर और मेडिकल कवरेज पर। क्या सलाह देना चाहेंगे आप इन्हें? तो सबसे पहले यही जो ओल्ड अभी जो हमने इनको जो सलाह दी कि ध्येय बनाइए, ध्येय के हिसाब से इन्वेस्ट करिए, तो आपका इन्वेस्टमेंट सही होगा। अब स्पेसिफिक सवाल है, जहाँ तक लाइफ इंश्योरेंस ट्रेडिशनल मनी बैक पॉलिसीज का सवाल है, जैसे जैसे वो पुरानी होती जाती हैं उनका वैल्यू बढ़ते जाता है, क्योंकि सरेंडर वैल्यू बहुत पुअर है, राइट। तो अब 8-10 साल हो गए हैं और अज्यूमिंग 20-25 साल की पॉलिसीज थी, तो अब उसमें बने रहिए, उसको डेट पोर्टफोलियो मानिए, उतना करीबन उसमें रिटर्न छूटेगा। आज की सरेंडर वैल्यू ले लें, अज्यूम्ड मैच्योरिटी वैल्यू एक अज्यूम कर लें, बाकी जो प्रीमियम देना है उसका कैलकुलेशन करेंगे, तो जो पॉलिसी 8-10 साल पुरानी हो गई है और 25-30 की थी, उसमें 8-9% के आसपास रिटर्न छूटेगा पुरानी में। नई नहीं करनी है, पुरानी को शायद कंटिन्यू कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिटेल्स देते तो स्पेसिफिक पॉलिसी पे भी इनको एडवाइस दिया जा सकता था। फंड्स इनके अच्छे हैं, रिलायंस ग्रोथ उसमें से शायद इतना सबसे तीनों चारों में से शायद थोड़ा कम है। फंड्स अच्छे हैं, अगेन ध्येय है, लॉन्ग टर्म के लिए करेंगे तो फायदा होगा, बाकी फंड्स अच्छे हैं। मेडिक्लेम का इन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, अपनी माताजी को कवर करना चाहते हैं, और स्पेसिफिकली इन्होंने लिखा है बरियाट्रिक सर्जरी के लिए। तो कमल जी, ये क्या स्पेसिफिक नीड है आपकी, कुछ थोड़ा सा बता पाएंगे? हाँ सर, एक्चुअली मेरे मदर है, शी इज 60 years old, और मतलब हमारा मेडिकल पॉलिसी है ऑलरेडी, लेकिन अभी मतलब शी नीड टू बी ऑपरेट अंडर बेरिएट्रिक सर्जरी। ओके, तो मतलब मैं जितनी जगह पे पूछा है, तो मतलब वो लोग इंश्योरेंस कंपनी वाले उसको कवर नहीं कर रहे। बिल्कुल। तो मेरा स्पेसिफिक गोल ही यही है कि मेरे को पॉलिसी उनका रिक्वायरमेंट के हिसाब से मिल जाए, और उनका मतलब वेट 125 kg है, और मेरे को मतलब अभी इमीडिएट करवाना ही है ऑपरेशन। तो बट एग्जिस्टिंग पॉलिसी में वो कवर नहीं कर रहे हैं, मना कर रहे हैं, जो जिनके साथ आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी है वो कंपनी मना कर रही है। इंश्योरेंस का है, पुराना है, 5 to 6 years ओल्ड है। करेक्ट। लेकिन वो नहीं कवर कर रहे हैं। तो कमल जी, इसमें ऐसा है, पहली बात तो कोई भी मेडिकल कंपनी अभी तक इंडिया में हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बैरियाट्रिक सर्जरी कवर नहीं करती, वो उसको कॉस्मेटिक मानती है। ये एक मेरे ख्याल से दोनों तरफ से द्वंद्व चल रहा है। कोई कह रहे हैं कि ये लाइफ सेविंग होती है, कोई कहते हैं कॉस्मेटिक है। अभी तो फिलहाल कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी इसको कवर नहीं कर रही है, कोर्ट केसेस चल रहे हैं, अब उसमें क्या रिजल्ट आता है पता नहीं। लेकिन नई तो पॉलिसी आपको कहीं से वैसे भी नहीं मिलेगी, मतलब प्यास लगने के बाद तो कुआं नहीं खोद सकते। तो क्लियरली अब तो कोई पॉलिसी मिल भी जाएगी तो वो इसको तो कवर नहीं करेगी। आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही आपको जो भी फाइट करना है, आप वो अगर करवाना है अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में फाइट करिए। कोर्ट केसेस हो रहे हैं इसमें, हो सकता है देयर इज सम चांस दैट यू माइट, आप शायद उसमें सक्सेसफुल हों, लेकिन अभी तक कोई भी कंपनी कवर नहीं कर रही है। चलिए, तो ये यहाँ पर कमल जी थोड़ा सा अफसोस जरूर है हमें कि यहाँ पर शायद बहुत ज़्यादा आपके पक्ष में चीज़ें जाती हुई नहीं दिख रही। आप कोशिश कर सकते हैं अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी के साथ में, शायद आपको वहाँ पर सफलता मिले, बट नई पॉलिसी लेने जाएंगे तो जाहिर सी बात है, जैसे हर्ष जी कह रहे हैं कि कुछ भी आपको इस तरह का कवर मिलना थोड़ा मुश्किल होगा, और आपके पोर्टफोलियो पर उन्होंने सलाह दे ही दी है। तो इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब जारी रहेंगे। या मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम ले रहे हैं आपके फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़े हुए सवालात। हर्षवर्धन रुंगटा साहब हमारे साथ बने हुए हैं, जवाब दे रहे हैं आपके सवालों के। और अब अगले कॉलर हैं हमारे साथ अजीज रहमान साहब। रहमान साहब, गुड इवनिंग, पूछिए अपना सवाल। या मैं आई एम 29 years old। जी। मुझे 10,000 पर मंथ के लिए सिप चाहिए फॉर अबाउट 20 years। ओके, 20 to 25 years। ओके, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे इक्विटी में ही चाहिए, और मतलब मिड कैप में ज्यादा एक्सपोजर हो, क्योंकि काफी लंबे समय तक हम रहेंगे। दैट इज फॉर श्योर।
15 से 20 साल तक 10,000 रुपये, तो निश्चित तौर पे जैसे जैसे ये 20 साल तक बढ़ेंगे तो आपके 10,000 रुपये भी बढ़ेंगे। लेकिन शुरुआत है चूंकि, आइए कैसी शुरुआत है, आगे क्या करेंगे आप, सारा यहाँ पर हम सलाह लेते हैं हर्षवर्धन जी से। हर जी क्या सलाह होगी रहमान साहब के लिए? पहली बात तो रहमान साहब, मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ कि आपका नज़रिया कम से कम एकदम सही है। 20 साल तक मैं करूँगा, सिस्टमैटिकली करूँगा, और जिस लहजे से आप कह रहे हैं मुझे लग रहा है कि बीच में नुकसान भी होगा तो भी आप सिप को जारी रखेंगे और उसी से सिप का फायदा होता है। अब रहा सवाल, मेरे ख्याल से प्लीज़ आप ओवरबोर्ड ना जाइए। अगर आप 10,000 रुपये लगा रहे हैं, उसको एक कम से कम उसमें से 5,000 जितना टैक्स के लिए रिक्वायरमेंट है वो तो समझो आप एक टैक्स सेविंग फंड में कर सकते हैं, बाकी लार्ज कैप में करिए और थोड़ा सा हिस्सा मिड कैप में करिए। सारा का सारा पैसा मिड कैप में मत लगाइए, मिड कैप में भी लगाना चाहिए। एक मैं अगर ब्रेकअप करूं तो पहले टैक्स सेविंग कर लीजिए, उसके बाद जो बचता है उसमें से 60% आपको लार्ज कैप में करना चाहिए, 20% मैं कहूं कि जिसे कहते हैं कि ओवरऑल मल्टी कैप में, और 20% आप मिड कैप में करिए। ऐसा मैं आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो सजेस्ट करूंगा। 10,000 रुपये अगर आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अगर 12-12.5% का रिटर्न अज्यूम करें तो करीबन 1,07,00,000 रुपए आपके बन सकते हैं, जो कि इक्विवेलेंट है आज के 23 लाख रुपए के मुताबिक। सो अच्छे आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल है, इसको आप करिए। जहाँ तक टैक्स का सवाल है, शायद आपने सवाल पूछा था कि एक्सिस लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड कैसा है। बहुत अच्छा फंड है, आप उसमें डाल सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल का टैक्स प्लान है, उसमें आप डाल सकते हैं। लार्ज कैप में ICICI प्रू फोकस ब्लू चिप है, उसमें डाल सकते हैं। UTI अपॉर्चुनिटीज़ में डाल सकते हैं। आई थिंक आपने जो फैसला ऑलरेडी ले लिया कि इक्विटीज़ में डालेंगे, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैसला है। स्पेसिफिक फंड्स का ब्रॉडली ये जो लार्ज कैप मिड कैप का है ये आप देख लीजिए। बाकी फंड से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज यू पिक अमंग द टॉप 2 और 3 फंड्स। राइट। तो रहमान साहब, जब आपसे बात हो ही रही है और आपने एक अच्छी शुरुआत की तो थोड़ी बात और आगे बढ़ा लेते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, ऐसा लगता है आपने अपना करियर शुरुआत ही की है यहाँ पे, जो उम्र आप बता रहे हैं उस हिसाब से। तो चलिए, ये आपने निवेश का तो एक प्लान पूरा बना लिया है, लेकिन जहाँ तक बात होती है इंश्योरेंस की, जहाँ तक बात होती है मेडिक्लेम कवर की, और जहाँ तक बात होती है एक इमरजेंसी फंड क्रिएट करने की, क्योंकि ये सभी फाइनेंशियल प्लानिंग के पार्ट है, क्या उन पर भी आपने कुछ काम किया या फिलहाल ये आपकी पहली शुरुआत है? मेरे पास, और ये टर्म इंश्योरेंस लेना है मुझे। क्या मैं सुन नहीं पाया, आपने कहा कि टर्म इंश्योरेंस लेना, मेडिक्लेम आपको आपकी एम्प्लॉयर की तरफ से मिल रहा है, राइट? नहीं, मेडिक्लेम मेरे पास अपना पर्सनल है, मैक्स बुपा का है। ओके। और टर्म इंश्योरेंस लेना है। टर्म इंश्योरेंस आपको लेना है, तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं सब, चूंकि इन्होंने बाकी की प्लानिंग की है लेकिन अभी इंश्योरेंस इन्होंने नहीं लिया है, तो इस पर क्या सलाह होगी इनके लिए? तो रहमान जी, आपकी आय पर कोई निर्भर है क्या? आपके परिवार में कोई निर्भर है आपकी आय पर? अभी तो नहीं फिलहाल। हाँ, तो फिर शायद लाइफ इंश्योरेंस लेना आपकी नीड अभी तो नहीं है। जब आपकी शादी हो जाए और आपकी आय पर कोई निर्भर हो जाए, या अगर आपके परिवार वाले, आपके जो परिवारजन हैं वो रिटायर होने के बाद शायद अगर आप पर निर्भर हो जाएं, तो शायद आपको लाइफ इंश्योरेंस की नीड हो सकती है। एक मैं नीड आपको कहूँगा जो आप देखिए, वो है डिसेबिलिटी की। अगर भगवान न करे, अगर कोई सीरियस इलनेस हो जाती है, आपको स्ट्रोक हो जाता है, किडनी फेलियर हो जाता है, उसकी वजह से आप जॉब नहीं कर पाएंगे, या एक्सीडेंट की वजह से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो ये जो एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी कहते हैं, क्रिटिकल इलनेस कहते हैं, ये पॉलिसीज लेना आपके लिए बेहद जरूरी है। अभी आप यंग हैं, अभी आपको बहुत अच्छी रेट्स पे पॉलिसी मिल जाएगी, खास करके क्रिटिकल इलनेस। ये भी ऑनलाइन मिलती है। टर्म पॉलिसी भी आपको ऑनलाइन मिलेगी, जब जरूरत हो तब लेना, लेकिन क्रिटिकल इलनेस ये ऑनलाइन मिलती है। आप अविवा हेल्थ पॉलिसी है वो ले सकते हैं, और एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी पॉलिसीज ऑनलाइन तो नहीं मिलती, लेकिन कई आप वेब पे देख सकते हैं और आप फिर अप्लाई कर सकते हैं। चलिए रहमान साहब, तो हमने लगभग आपकी एक अच्छी शुरुआत करवा दी है, तो बस इस पे आगे बढ़िए और हम उम्मीद करेंगे कि आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट कर पाएंगे। इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद और सवाल जवाब। मनी में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो चलिए हम तुरंत अगला क्वेश्चन लेते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं श्याम शिल्के साहब। श्याम जी नमस्कार, और बताइए क्या है आपका सवाल?
नमस्कार सर, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग सर। एक्चुअली मैंने मेरा पोलियो आपको मेल किया हुआ है। जी जी बिल्कुल है। मैं 30 ईयर्स ओल्ड हूँ, अभी गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। राइट राइट। और सर मुझे ये पूछना था, मेरे जो पोलियो में जो फंड है अभी वो कैसे रहेंगे, और बिरला सन लाइफ एमएनसी फंड की जगह मैं बिरला सन लाइफ इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। जरूर जरूर साहब, तो पूरा पोर्टफोलियो है आपके और हमने हर्ष जी को भी दिखा दिया। अब उनकी सलाह लेने का वक्त है। सर क्या सलाह होगी इनके लिए? शिल्के जी, अगेन आई मीन बहुत अच्छे फंड्स हैं आपके पास, 5-6 फंड्स हैं, और एक जो फंड इतना ठीक नहीं था उसका आप ऑलरेडी चेंज करने की बात कर रहे हैं, तो उसको आप अगर इक्विटी में करना चाहें तो बिरला का ही में आप उनका जो फ्रंटलाइन इक्विटी है उसमें कर दीजिए। दैट उनका लार्ज कैप अच्छा फंड है। आपने टर्म प्लान भी ले रखा है आपने कहा, और अब आप जो है आप गोल्स की बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। ध्यान में रख के जब आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ये श्योर रहेगा कि आपका इन्वेस्टमेंट होते रहेगा। ये जो ध्येय की आप बात कर रहे हैं कि आपने कहा कि अपने बच्ची के एजुकेशन के लिए और घर के लिए 25 लाख रुपए चाहिए 5 साल के बाद, और बच्ची के एजुकेशन के लिए चाहिए 10 लाख 15 साल के बाद, और एक 25 साल के बाद शादी के लिए अनदर 15 लाख। ये जो ध्येय आप फिक्स कर रहे हैं उसमें मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा और आपके थ्रू जो बाकी दर्शक देख रहे हैं कि ध्येय फिक्स करते समय हम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज भूल जाते हैं, वो है इन्फ्लेशन। आज जो अमाउंट आपको, ये अगर आप 15 लाख की बात कर रहे हैं 25 साल की शादी के बाद, तो 15 लाख की जो फिगर है आपकी 25 साल के बाद, उसकी अगर 25 साल के बाद अगर आप 15 लाख लें तो उसकी वैल्यू आज के लिए सिर्फ 3 लाख रुपए है। तो अगर आज का 3 लाख सफिशिएंट है तो आपने ध्येय सही फिक्स किया है, लेकिन अगर आज 3 लाख सफिशिएंट नहीं है तो वो ध्येय सही नहीं है। फ्यूचर फिक्स करते समय प्लीज इन्फ्लेशन को टेक इनटू अकाउंट करिए। उसके लिए हो अगर आपको फाइनेंशियल प्लानर की हेल्प आप ले सकते हैं। फंड्स आपके अच्छे हैं और आप उस पर कंटिन्यू करिए। आपके पास टर्म प्लान भी है। आई थिंक आप सेट हो, सिर्फ ध्येय सही तरीके से आप एनालाइज कर लीजिए। तो यहाँ पर श्याम साहब आपसे यही निवेदन होगा कि बहुत अच्छा, जैसे यहाँ पे हर्षवर्धन जी ने कहा, तमाम चीज़ें आपकी सही हैं, आपकी प्लानिंग सही है, बस ये कि थोड़ा सा आपको इन्फ्लेशन का भी ध्यान रखना होगा। एक बार फिर से रीथिंक कर लीजिए कि आने वाले वक्त में आपको एग्जैक्टली कितने पैसे की जरूरत है, और आप दोबारा हमें लिखें तो हम आपकी प्लानिंग को और बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे पूरी कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ यहाँ पर वक्त हो गया है कि अब हम आपसे विदा लें। दीपावली की शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। हर्ष जी, आपको भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद, आप आज आप आए और आपने दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम मंगल कामना करेंगे कि दिवाली आपके लिए और प्रॉस्पेरिटी लेके आए और धन संपदा लेके आए, और आपसे फिर मुलाकात होगी। दीजिए इजाजत, नमस्कार।